नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 31 जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के बारे में दे दूं जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये यूपी पीसीएस 2025 के लिए है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक राइटिंग कोर्स भी लेकर आया है जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए है ये, और फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए है। याद रखिएगा क्लास, अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो वहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करेंगे, और अगर आपको मेंस में अपीयर होना है इस वाले 2024 में तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका जो जीएस का सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, और हर दिन एक टॉपिक से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं, और हमारे यहाँ की फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देती है। प्लस 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कि आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 प्रश्न मिल जाते हैं क्लास। तो अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी से हाथी गुम्फा के रूप में वर्णित शिलालेख में किस साम्राज्य का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर बोला गया है। तो बताइए, जब हम उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी के पास हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से नहीं, गुप्त साम्राज्य से नहीं, सुकना साम्राज्य से नहीं, ये जो अभिलेख है ये कलिंग राज खारवेल से रिलेटेड है। याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है हाथी गुम्फा अभिलेख? कलिंग राज खारवेल से। ये जो प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, ये याद रखिएगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछने का तरीका है, पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। अब प्रश्न थोड़ा सा लेंदी पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है तो आपको याद रखना है कलिंग राज खारवेल से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट, ये हमें कहाँ से मिलता है? तो भुवनेश्वर से प्राप्त हुआ है। तीसरा पॉइंट, ये किस लैंग्वेज में है? भाषा, कौन से भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्रह्म लिपि में लिखा गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में इसे लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा, ये याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नंद डायनेस्टी के बारे में भी मिलता है। तो परीक्षा में कभी नंद डायनेस्टी के बारे में दिया रहे कि हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद डायनेस्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है तो जिक्र किया गया है, तो आप बोलेंगे हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। जो राजा आपके थे, जो राजा नंद थे, उन्होंने क्या किया था, जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव की मूर्ति ये कलिंग से पाटलिपुत्र लेकर चले गए थे, और इसी मूर्ति को खारवेल के राजा कलिंग अपने समय में पाटलिपुत्र से कलिंग वापस लेकर आते हैं। तो कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि कौन लेके गया था ऋषभ देव की मूर्ति पाटलिपुत्र से कलिंग, तो आप याद रखेंगे राजा नंद, ठीक है। आप याद रखिएगा राजा नंद ये कलिंग से पाटलिपुत्र लेकर गए थे, और इसी मूर्ति को जो कलिंग राजा खारवेल थे वो अपने समय में पाटलिपुत्र से कलिंग वापस लेकर आए थे। ये जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। एक और इंफॉर्मेशन हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, अगर कभी परीक्षा में पूछा किस राजा ने अपने सेना के घोड़ों और हाथियों को स्नान कराया था गंगा जल में, तो आप याद रखेंगे कलिंग राजा खारवेल
खारवेल ने, इसकी भी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। अब क्लास यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे एक बार परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किसने लिखा था, खारवेल ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है, कलिंग के राजा खारवेल द्वारा लिखा गया है हाथी गुम्फा अभिलेख। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, याद रखिएगा। चलो अब इस प्रश्न को देखिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, कुछ उसको हम देख लेते हैं। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल कलिंग के राजा द्वारा लिखा गया है, मैंने आपको बता दिया। हाथी गुफाओं को हाथी गुफा के रूप में भी माना जाता है, चलो ये भी आपको पता है। इसको अगर हम देखें, उदयगिरी की पहाड़ी के दक्षिण की ओर एक प्राकृतिक गुफा हाथी गुम्फा अब है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। उदयगिरी, ठीक है, भुवनेश्वर उदयगिरी में आपको हाथी गुफाएं मिलती है। यहीं पर हमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है। शिलालेख खारवेल की जैन छवि को वापस लाने के लिए भी संदर्भित है, जो नंद साम्राज्य द्वारा लिया गया था। मैंने आपको बता दिया, ऋषभदेव की जो मूर्ति थी, नंद राजा उसे कहाँ से, कलिंग से पाटलिपुत्र लेकर चला गया था। अब इस प्रश्न को देखो, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसी से रिलेटेड ये प्रश्न भी है। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित कारणों से जाना जाता है। किन कारणों से जाना जाता है? बौद्ध स्तूप के लिए, जिन मूर्ति के लिए, राजा खारवेल के लिए, बौद्ध विहार के लिए या फिर अग्रहार के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। जो नंद राजा था वो ऋषभदेव की मूर्ति, जो जैन के पहले तीर्थंकर थे, उसको कलिंग से पाटलिपुत्र लेकर गया। तो यहाँ पर हमें जिन मूर्ति के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बताओ, ऋषभदेव की मूर्ति लेकर गया था और किससे रिलेटेड है ये, राजा खारवेल से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी और सी सही है यहाँ पर। ठीक है क्लास, देखा प्रश्न कैसे बनेगा, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर अभिलेख आपको दिए गए हैं और किससे रिलेटेड है ये अभिलेख, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। जब हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करेंगे तो ये कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो ये रुद्र दामन से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख की बात करेंगे तो गौतमी बलश्री से रिलेटेड है। प्रयाग स्तंभ की बात करेंगे तो नेपोलियन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम समुद्रगुप्त कहते हैं। ऐहोल अभिलेख की बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिएगा। फिर मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। फिर ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। इसके बाद भितरी व जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। और लास्ट में देवपाड़ा अभिलेख की बात करेंगे तो ये विजय सेन से रिलेटेड है, बंगाल का शासक विजय सेन जो था। तो यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है और ये पहले के टेस्ट में भी ये मैंने आपको प्रोवाइड किया था। याद रखिए क्लास, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, बस अब जो पेपर का पैटर्न देखा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी बन रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज बन रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन अगर हमको सारी चीज़ों की होगी तो हम प्रश्न सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, ये कैबिनेट मिशन से रिलेटेड प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड से हट जाती हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। अगर क्लास आपको ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए और आराम से प्रश्नों को पढ़ लिया करिए। चलिए अब पढ़िए आप लोग इसको। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है, क्या क्या चीज़ें दी गई है यहाँ पर बताइए। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था क्लास? 1946 में। पहला क्या दिया गया है? मिशन के सिफारिश थी कि संघीय विषयों और अवशिष्ट शक्तियों के अलावा अन्य सभी विषय ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निहित होंगे। बताइए सही है कि गलत है? दूसरा दिया गया है, मिशन ने केंद्र में तत्काल अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा था।
और आखिरी आपको दिया गया है, इसने केंद्र के तहत सभी भारतीय क्षेत्रों का एक बहुत ही ढीला ढाले संघ का प्रस्ताव दिया था जो केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार को नियंत्रित करेगा। बताइए क्लास, क्या क्या सही होगा? जब हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। क्रिप्स थे, ठीक है, और कौन थे बताइए? पैट्रिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे ना। और इन्होंने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव रखा था। परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पैट्रिक लॉरेंस थे, नाम याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के, ठीक है। ये मेंबर्स थे। कब आया था? 1946 में आया था और मई 1946 में इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। और यहां पर जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि तत्काल अंतरिम सरकार की बात ये करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये संघीय विषयों और अवशिष्ट शक्तियों के अलावा अन्य सभी विषय ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निहित होंगे, ये बात कही गई थी, ठीक है। इसने केंद्र के तहत सभी भारतीय क्षेत्रों का एक बहुत ढीला ढाला संघ की बात की थी और संघ जब बनेगा तो उसमें केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार को नियंत्रित करना था संघ को। यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो डी है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसमें मेंबर्स आपके पैट्रिक लॉरेंस थे, क्रिप्स था और अलेक्जेंडर थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो मिशन की भारत के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिश थी। भारत की एकता को बनाए रखना था, भारत एक संघ होना चाहिए, यूनियन की बात की गई थी जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य दोनों शामिल हो। जो विदेशी मामले, ध्यान दीजिएगा क्लास, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनियन की बात की जा रही है लेकिन कौन कौन से मामलों को कॉमन रखा जा रहा है? विदेशी मामले, रक्षा और संचार विषयों पर नियंत्रण रखने की बात की गई थी, ठीक है, तथा उसके पास कार्यों के लिए आवश्यक वित्त जुटाने की क्षमता होनी चाहिए। तो किन किन मामलों को यूनियन में कॉमन रखा गया था? तो विदेशी, रक्षा और संचार। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अपने नोटबुक में एज इट इज। कभी परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे। इसने एक केंद्र के तहत सभी भारतीय क्षेत्रों के एक बहुत ही ढीले संघ की बात की थी, बहुत ही ढीले यूनियन का प्रस्ताव रखा था जो केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार को नियंत्रित करेगा। यही मैंने अभी ऊपर आपको पॉइंट बताया है और क्वेश्चन में भी बताया है। फिर संघीय विषयों और अवशिष्ट शक्तियों के अलावा अन्य सभी विषय ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निहित होंगे। यही पहला पॉइंट आपको दिया गया था कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निहित होंगे। रियासतों की अगर हम बात करें, प्रिंसली स्टेट की, तो एक संविधान सभा या संविधान बनाने वाली संस्था का चुनाव करेंगे जिसमें प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में एक निश्चित संख्या में सीटें आवंटित की जाएगी। तो जो आपका बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें प्रिंसली स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ये याद रखिएगा, जनसंख्या के अनुपात के अनुसार। मिशन ने प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन लेते हुए सभी विभागों को संभालने वाले भारतीयों के साथ केंद्र में तत्काल अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा था, इंटरिम गवर्नमेंट का। तो ये सारे पॉइंट आपके प्रश्न में एज इट इज लिखे थे, इसी वजह से आंसर जो था वो ऑल ऑफ द एबव था। लेकिन क्लास यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को क्या किया था? ठुकरा दिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब पाकिस्तान की डिमांड को अगर इन्होंने ठुकरा दिया तो मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, कैबिनेट मिशन प्लान को, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान की डिमांड और पार्टीशन ऑफ भारत के विभाजन की बात कब स्वीकार की जाती है? जब माउंटबेटन प्लान आता है। और फिर आपको पता है 1947 में विभाजन होता है और पाकिस्तान बनता है। तो उसके पहले जितने भी प्लान्स आए हैं, जितने भी कमीशन आए हैं, किसी ने भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, ये याद रखिएगा। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दे दिया जाता है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। बायोटिक इंटरैक्शन, ये कर लो, बायोटिक इंटरैक्शन की बात की गई है। बायोटिक इंटरैक्शन मतलब दो स्पीशीज हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। दो डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसी को हम बायोटिक इंटरैक्शन कहते हैं।
सबसे पहले एमेंसिलिज्म की बात की गई है। एमेंसिलिज्म में क्या लिखा है कि एक प्रजाति को नुकसान होता है मतलब माइनस, और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है मतलब न्यूट्रल रहती है, 0 लिख दिया मैंने। ठीक है। तटस्थता की अगर हम बात करें, न्यूट्रलिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसी भी प्रजाति को कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं होती है, मतलब दोनों न्यूट्रल है, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये बोला गया है। तो 0 0 हो गया। ठीक है। परजीवीवाद की हम बात करेंगे तो एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान नहीं होता है, लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब एक को प्लस हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल है, ये बोला गया है। और आखिरी परभक्षण की जब हम बात कर रहे हैं, प्रिडेशन की हम जब बात कर रहे हैं, तो एक प्रजाति को तो लाभ हो रहा है, दूसरे को हानि हो रही है, मतलब माइनस। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। एक बार मैं स्लाइड से साइड में हो जाती हूँ, आप लोग आराम से देख लो क्लास, विजुअल है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सी है वो आपका गलत है। ठीक है। और सब सही है। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को लॉस होता है लेकिन जो दूसरा स्पीशीज होता है वो अप्रभावित होता है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर उत्तर क्या है, सी है। ठीक है। क्यों सी है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज लिखा है एक प्रजाति को लाभ होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ पर दूसरे को भी नुकसान होता है, माइनस होगा। ठीक है। नहीं होता है, ये गलत है। जैसे पहले इसी का एग्जाम्पल सुन लो। जैसे आप लोग पालतू जानवर रखते हो ना, कुत्ता बिल्ली, तो उन सबके शरीर में कीड़े पड़ते हैं, टीक लग जाती है, जो आप लोग टीक पाउडर ला के झाड़ते हो, कंघी करते हो, तो वो जो टीक लगती हैं वो क्या करती हैं, जो भी कुत्ते में अगर आपके जो पेट है उसमें टीक लग रही है तो वो टीक उस कुत्ते का खून चूसेगी, तो उससे तो आराम है, उससे तो अच्छा है, खून मिल रहा है, लेकिन बेचारे कुत्ते को तो खुजली होगी। तो यहाँ पर एक को तो खून मिल रहा है तो वो खुश है, जो कीड़ा टीक, ठीक है, लेकिन बेचारा कुत्ता, उसको खुजली हो रही है, तो वहां पर निगेटिव हो जाएगा। इसी वजह से ये आपका गलत हो गया। ठीक है। अब देखो, एमेंसिलिज्म की बात मैं करने जा रही थी। एमेंसिलिज्म को समझने के लिए आप इस पिक्चर को देखो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो क्लास, एक बड़ा सा पेड़ है, दिख रहा है आपको, बड़ा पेड़ है, और इसी के नीचे एक छोटा प्लांट लगा हुआ है, और यहाँ पर हम कहें कि सन है। तो ये जो बड़ा पेड़ है इसको तो सूर्य की किरणें भरपूर मिल रही है, लेकिन बेचारे इस प्लांट को सूर्य की किरणें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये बड़ा पेड़ क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है सूर्य की किरणें। तो बड़े पेड़ तो है, ये तो न्यूट्रल है, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस छोटे पेड़ के होने की वजह से। बताओ, इस छोटे प्लांट के होने की वजह से इस बड़े पेड़ पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो ये तो न्यूट्रल है। लेकिन इस बड़े पेड़ के होने की वजह से इस छोटे पेड़ को क्या पड़ रहा है, प्रभाव, निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की पूरी किरणें रोक ले रहा है। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल से समझ लो एमेंसिलिज्म। जैसे ये हाथी देख लो, हाथी जब चलता है मिट्टी पर तो बहुत सी मिट्टी में ऐसे ऐसे होल्स रहते हैं, जिस होल्स में छोटे छोटे चूहे रहते हैं। अब हाथी बेचारा अपने मनमौजी है, चलता जा रहा है, उससे थोड़ी कोई फर्क है कि नीचे बेचारे चूहे का बिल है, दबा देगा पैर से, बिल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हाथी तो न्यूट्रल है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो बेचारा चूहा है उसका बिल तो बंद हो गया, तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, एमेंसिलिज्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एक था आपका प्रेडेशन, पर भक्षण की हम बात करें। यहाँ पर जब जंगल का शेर शिकार करता है, ठीक है, किसी जानवर को मारता है, तो जंगल के शेर को तो भोजन, जो जंगल का शेर है उसको तो भोजन मिल जाता है राजा को। ठीक है, शेर को भोजन मिल गया, पेट भर गया, लेकिन बेचारा एक जानवर तो मरा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक भोजन मिल गया शेर को तो पॉजिटिव, जानवर मरा तो निगेटिव। प्रेडेशन मैंने आपको बता दिया, और परजीवीवाद मैंने आपको बता दिया। वही बाल में जुए हैं तो खुजली हो रही है आपको, लेकिन जुए जो है वो तो खूब खुश हैं, उनको खून मिल रहा है। अच्छा, और तटस्थता में दोनों न्यूट्रल, मतलब अगर हम एक पेड़ की बात करें, एक पेड़ में दो कीड़े हैं, अलग अलग तरीके के कीड़े हैं, लेकिन एक दूसरे से उन दोनों को कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं, आराम से उस पेड़ में रह रहे हैं, तो वो न्यूट्रलिज्म हो गया। चल, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न को क्लास ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को अभी। देखिए, मालावार विद्रोह की बात की गई है, जिसको हम मोपला विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, 1921 में हुआ था। ठीक है,
किसके द्वारा हुआ था? मोपला मुसलमानों द्वारा किया गया था 1921 में। कहाँ? केरला में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मालाबार विद्रोह या केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा आयोजित एक आपका विद्रोह था। ठीक है, फिर मोपला विद्रोह किसके अगेंस्ट था? तो मोपला विद्रोह जो था, जो मालाबार विद्रोह था जिसे हम कह रहे हैं, वो मोपला मुसलमानों ने वहाँ के जो हिंदू जमींदार थे उनके अगेंस्ट किया था, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश सरकार थी। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न। यहाँ पे मूल्यह्रास की बात की गई है, वैल्यू डेप्रिसिएशन की एंड डिवैल्यूएशन की बात की गई है। तो प्रश्न को आराम से पढ़िए, इकोनॉमी का प्रश्न है, अभी मैं आपको समझा दूंगी 1 मिनट में, एकदम आराम से। पहले प्रश्न को करिए, सॉल्व करने की बात की सोचिए। ठीक है, मूल्यह्रास आकी गई विनिमय दर प्रणाली में होता है, जबकि अवमूलन एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में होता है। मूल्यह्रास निर्यात के पक्ष में है, जबकि अवमूलन निर्यात के पक्ष में नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में भी डेप्रिसिएशन जो होता है वो अकर होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ठीक है, डिवैल्यूएशन जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। डेप्रिसिएशन फेवर्स एक्सपोर्ट वेयर एज डिवैल्यूएशन डज नॉट फेवर एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उत्तर क्या सही है? डी आपका सही उत्तर है। अब ध्यानपूर्वक जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं उसको सुनिएगा। देखिए क्लास, जब भी हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट मतलब क्या? हम एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी की बात कर रहे हैं, हम डॉलर रुपए को एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूरो डॉलर की बात कर रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट क्या? जिस रेट पे हम दो करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट दो तरीके का होता है, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, ध्यान दीजिएगा, और एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी से एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं। यूरो को डॉलर में, यूरो को रुपए में, डॉलर को रुपए में। ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है ये वो एक्सचेंज रेट है जो कि मार्केट द्वारा डिसाइड किया जाता है। मतलब मार्केट द्वारा डिसाइड होता है कि इस समय एक करेंसी के जो एक्सचेंज रेट है दूसरी करेंसी का वो क्या होगा, मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन जब हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर या तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है या कुछ कंट्रीज में सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करता है। याद रखिएगा, फिक्स एक्सचेंज रेट की रुपए और डॉलर को हम एक्सचेंज किस रेट पर करेंगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है? वहां की सरकार या वहां का केंद्रीय बैंक। तब हम उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो वहां का बाजार है, जो मार्केट है, वो डिसाइड करता है कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। जैसे इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर चार्जेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है, इस पे मार्केट बेस्ड होता है और उसी मार्केट के द्वारा एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं डिवैल्यूएशन की, तो डिवैल्यूएशन जो होता है वो फिक्स एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है। आपने अक्सर सुना होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। चाइना ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की है चाइना सरकार ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा दिया दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि वो अपने यहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा सके। अब तुम सोचो, एक एग्जाम्पल के थ्रू बस सोचो, ये मत रीजनिंग देना कि मैम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं, सस्ते तो होते हैं लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और हमें चाइना से इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल के लिए समझ लो।
चाइना अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करती रहती है, चाइना की सरकार करेंसी को डिवैल्यूएट करती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। अब आप गए कोई सामान खरीदने, वहां पर आपको एक ही आइटम, आप टॉर्च खरीद रहे हो, ठीक है, एक टॉर्च जो है वो आपको 10 रुपए की मिल रही है, एक टॉर्च आपको 100 रुपए की मिल रही है, और दोनों की जो लाइट की क्षमता है लाइट देने की वो सेम है। तो आप क्या करोगे? आप 10 रुपए की टॉर्च खरीद के लेके आओगे ना, 100 रुपए की टॉर्च नहीं खरीदोगे। तो चाइना इसीलिए ये काम करती है, वो अपनी करेंसी को जब डिवैल्यूएट करती है ना, तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्री में सस्ते हो जाते हैं, और जब दूसरी कंट्री में वो सस्ते होते हैं तो वो कंट्री चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करती है उसके प्रोडक्ट्स को। तो एक जो कंट्री है वो तो चाइना से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रही है क्योंकि उसे सस्ते में चाइनीज प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और चाइना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या किया चाइना? जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता रहता है, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करता रहता है। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट डिसाइड करती है, तो यहाँ पे सरकार या बैंक का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो जब भी करेंसी आपकी डेप्रिशिएट करेगी तो वो मार्केट के वजह से डेप्रिशिएशन होगा उसका, ठीक है। लेकिन डिवैल्यूएशन जो है वो सरकार द्वारा किया जा सकता है, और दोनों ही केस में याद रखिएगा, दोनों ही केस में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंट्री में आपके प्रोडक्ट सस्ते होंगे। जब आपके प्रोडक्ट सस्ते बिकेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ आपके प्रोडक्ट को मंगवाएंगे और अपने मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब खुद सोचो, अगर तुम यूएसए गए और तुम चाइना गए, यहाँ पर तुम्हें जो अंगूर है वो 10 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पर तुम्हें 100 रुपए का मिल रहा है, क्वालिटी सेम है, तो तुम क्या कहोगे कि हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे, चाइना से मंगवाएंगे, ठीक है। तो चाइना का तो एक्सपोर्ट बढ़ गया ना। प्लस दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे जो वैल्यू है करेंसी की तुम्हारी, वो चाइनीज करेंसी के सामने स्ट्रांग है, तो आप यहीं से मंगवाओगे सामान, सस्ता पड़ेगा आपको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसको एक बार मैं फिर दिखा दूं क्या आपको? तो देखिए, मूल्यह्रास निर्यात के पक्ष में है जबकि अवमूलन निर्यात के पक्ष में नहीं है। दोनों निर्यात के पक्ष में, दोनों एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन की हम बात करें, आकी गई विनिमय प्रणाली दल में होता है, ठीक है, जबकि अवमूलन एक अस्थायी विनिमय प्रणाली में होता है। नहीं, अवमूलन जो है वो क्या है? याद रखिएगा, जब हम डिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर होता है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे होता है। क्लियर हो गया होगा क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। 6 प्रश्न को देखो। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अरावली और विंध्य पर्वत शैली के संगम पर स्थित है? तो बताइए कौन सा आपका टाइगर रिजर्व वहां पर स्थित है? यहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर, राजस्थान में है, और सवाई माधोपुर जिले और अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो राथमबोर है। ए सही उत्तर है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था, याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व्स दिए गए हैं और वो किस स्टेट में हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हम नागार्जुन सागर की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में, कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, पक्के अरुणाचल प्रदेश में, मानस, नमेरी, ओरांग, काजीरंगा ये सब कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, याद रखिएगा। हम बात करें मनास, नमेरी, ओरांग, काजीरंगा, ये सब कहाँ पर है? ये सब असम में है। वाल्मीकि कहाँ पर है? बिहार में है। उदंती की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में। अचनाका मार की बात करेंगे, अचनाकर मार की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, पलामू झारखंड में, बंदीपुर, भादरा, दांडेली, अंसी, नागरहोल, बिलीगिरी की अगर हम बात करेंगे तो ये सब कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। पेरियार, पराम्बिकुलम की बात करेंगे तो केरल में है।
कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए क्लास यहाँ पर। फिर देखिए सतपुड़ा की हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। संजय डुबरी की बात की जाएगी अगर, तो वो भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र, मेलघाट, ठीक है, मेलघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। टडोबा महाराष्ट्र में, पेंच महाराष्ट्र में, सह्याद्री महाराष्ट्र में, नवेगांव महाराष्ट्र में, बोर महाराष्ट्र में, दम्फा कहाँ पर है? मिजोरम में है, ठीक है। सिंपलीपाल, सतकोशिया, ये दोनों कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। राथम्बोर अभी हमने देखा राजस्थान में है। सरिस्का भी राजस्थान में है। मुकंदरा हिल्स राजस्थान में है। कालाकंद की हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में है। ये सब याद होना चाहिए आपको, क्योंकि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके परीक्षा में। फिर देख लीजिए सत्यमंगलम तमिलनाडु में, तेलंगाना में कावल, अमराबाद तेलंगाना, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, ये सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा। श्रीविल्लीपुत्तूर की बात करेंगे तमिलनाडु में, रामगढ़ की बात करेंगे राजस्थान में, गुरु घसीदास की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च किया गया है? 1973 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। साथ ही साथ याद रखिएगा एनटीसीए का गठन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन कब हुआ है? 2005 में हुआ है। ये अथॉरिटी क्या करती है? टाइगर रिजर्व की देखरेख करती है, ये याद रखिएगा, टाइगर को कंजर्व करने की बात करती है। चलो 7वें प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही नहीं है? डिप्टी स्पीकर की बात यहाँ पर की गई है। तो उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है वो इलेक्शन की डेट क्या होगी ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। बताओ सही है कि गलत? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तिथि जो है वो राष्ट्रपति नहीं निर्धारित करता है, वो कौन निर्धारित करता है? स्पीकर निर्धारित करता है, क्योंकि स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है। तो ये आपका गलत है। उपाध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, ठीक है, उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर है, उसका चुनाव अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद होता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा, जो कि प्रश्न में आपको दिया गया था। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है क्लास। इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वेकेंट and there is no vice president, who among the following would be acting president? यहाँ पर बोला गया है अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो कौन राष्ट्रपति के पद पर उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा? कौन अपॉइंट होगा? बताइए। राष्ट्रपति जब नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है जब तक कि नया राष्ट्रपति ना आए, ठीक है। लेकिन अब बोला गया राष्ट्रपति के पद पर भी कोई नहीं है, उपराष्ट्रपति के पद पर भी कोई नहीं है, तो कौन उस पद पर बैठेगा राष्ट्रपति के? तो बताइए। वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो नहीं, अटॉर्नी जनरल नहीं, लोकसभा स्पीकर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखिएगा। ये जो प्रश्न है वो इतनी बार परीक्षा में पूछा गया है, साथ ही साथ ROARO परीक्षा 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न पे ध्यान दो। ये क्या प्रश्न है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की बात की गई है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मैं थोड़ा सा साइड में होती हूँ, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात की गई है क्लास 1781 में। केवल गवर्नर जनरल द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता का प्रयोग कर किए गए कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई है।
प्रांतीय न्यायालयों से संबंधित अपीलों को गवर्नर जनरल की परिषद में दायर की जा सकती थी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात की गई है। कोई भी एक्शन जो कि गवर्नर जनरल द्वारा लिया गया है इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड दिया गया है, अपील रिलेटेड टू द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी फाइल्ड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, जो उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पर ओनली जो एक्शन दिया गया है ना, ये गलत है। गवर्नर जनरल, साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उन काउंसिल प्लस गवर्नर जनरल द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई है। तो काउंसिल के डिसीजन को भी प्लस गवर्नर जनरल के डिसीजन को भी, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, प्रांतीय न्यायालयों से संबंधित अपीलों को गवर्नर जनरल की परिषद में दायर किया जा सकता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, ये सही है। तो यहाँ पर केवल बी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, चलो आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को। क्या दिया गया है यहाँ पर, 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा रखा गया था। तो बताइए, तो ये महात्मा गांधी नहीं, सीआर दास नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, एमएन रॉय द्वारा रखा गया था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने कहा था 1934 में कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कॉन्फिडेंस मोशन की बात की गई है, विश्वास प्रस्ताव की। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की गई, अविश्वास प्रस्ताव की। ठीक है, यहां पर नो लिखा गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव की, विश्वास नहीं है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की बात यहां पर की गई है। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अविश्वास प्रस्ताव जो है, वो खाली लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्लियर है, क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, वो तो एक परमानेंट हाउस है। लेकिन हाँ, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई और ये पास हो गया, तो लोकसभा को डिसॉल्व होना पड़ेगा, लोकसभा का विघटन हो जाएगा। राज्यसभा तो कभी भी विघटित हो ही नहीं सकती, परमानेंट हाउस है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, अविश्वास प्रस्ताव है, वो खाली लोकसभा में ही लाया जाता है। और हमारे संविधान में भी याद रखिएगा, कहीं पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों, बोथ 1 and 2 आर राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह की हम बात करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह की। ठीक है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की रणनीति अपनाई ताकि फांसीवाद के खिलाफ युद्ध में बाधा न आए। दूसरा दिया गया है, सत्याग्रही को गांधी ने चुना था। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह वाइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा पेश की गई अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी। यहाँ पर अगर आप पूरे स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे, समय देते हुए पढ़ेंगे, तो एक छोटी सी मिस्टेक है, एक हिंट मैं आपको देती हूँ। गांधी एडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह टू अवॉइड हिंडरिंग द वॉर अगेंस्ट द फासिज्म, सही है। सत्याग्रही वे आर चूजन बाय गांधी जी, तभी बोला जाता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उसमें पहले सत्याग्रही जो महात्मा गांधी द्वारा चुने गए थे वो थे विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही जो महात्मा गांधी द्वारा चुने गए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये परीक्षा में पूछा जाता है। द इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज कांग्रेस रिस्पॉन्स टू द ऑगस्ट ऑफर प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन तो चला गया था ना क्लास, अगर याद होगा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इंग्लैंड में क्या बात हुई कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये निश्चित किया जाए कि जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी पार्टिसिपेट करे। तो गांधी इरविन पैक्ट कराया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट करने के बाद होता है कि जो हमारे यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उस पर हम थोड़ी देर पॉज लगाते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इरविन तो उसी समय चला गया रहता है, अगर याद होगा आपको। तो ये आपका गलत हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, 1 और 2, ये याद रखिएगा क्लास। यहाँ पर जब हम ऑगस्ट ऑफर की बात करते हैं तो उस समय कौन था, लॉर्ड लिंथगो था, याद रखिएगा, इरविन नहीं था। इरविन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय था और जब गांधी इरविन पैक्ट होता है उसके बाद वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वॉइसरॉय आ जाता है। और जब ऑगस्ट ऑफर की बात कर रहे हैं तो इस समय लॉर्ड लिंथगो है। चल अगला प्रश्न हम देखें, किस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया है, पहली, दूसरी, चौथी या फिर तीसरी बौद्ध संगीति में। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था किस बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान का सेपरेशन हुआ था। तो मैंने आपको बताया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। किसके समय में, कनिष्क से के समय में। यहाँ पर पूछा गया अभिधम पिटक का संकलन कब हुआ है, तो याद रखिएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। और अगर पूछेगा विनय पिटक, ठीक है, और सुद पिटक का संकलन कब हुआ है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आप बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है यहाँ से। 1 मिनट, क्या हुआ यहाँ पर, डिस्कार्ड कर दूं, ये ध्यान दीजिएगा क्लास जो बताने जा रही हूँ। देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो कब हुआ था, वो राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के समय महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हम बात करते हैं विनय पिटक और सुद पिटक की, ये याद रखिएगा। पिटक मतलब मैंने आपको बताया है पेटी। देखिए जब बुद्ध थे तो उन्होंने कभी भी लिखित उसमें कोई भी ज्ञान नहीं दिया, वो मौखिक ज्ञान देते थे और उनके शिष्य सुनते थे, ठीक है। बुद्ध के जाने के बाद, लॉर्ड बुद्ध के जाने के बाद उनके स्टूडेंट्स ने उसको लिखना शुरू किया और जब वो उसको लिखते थे तो एक पेटी में डालते जाते थे, जिससे ये टर्म पिटक आया। तो यहाँ पर जब हम विनय पिटक और सुद पिटक की बात करेंगे तो इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये वैशाली में हुआ था, ठीक है, काला अशोक के समय, और सावाकामी इसके अध्यक्ष थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभी मैंने आपको बताया अभिधम पिटक आया था, ठीक है, जो कि पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान का सेपरेशन हुआ था, ठीक है, और ये कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय, वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। क्लियर क्लास, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बंगाल के पाल वंश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा शासक पाल वंश से संबंधित नहीं है, महिपाल, न्यायपाल, मदनपाल या फिर रामपाल। तो यहाँ पर बताइए पाल डायनेस्टी से रिलेटेड कौन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा जो मदनपाल है वो पाल डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है, सी आपका सही उत्तर है क्लास। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज तथा बनारस में गढ़वाल वंश का उदय हुआ था, और गढ़वाल वंश जो था उनको काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की थी, और जो मदनपाल था वो गढ़वाल वंश का से बिलोंग करता था। वो किसका पुत्र था, वो चंद्रदेव का पुत्र था, ठीक है। तो मदनपाल से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये पाल डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ये गढ़वाल डायनेस्टी से बिलोंग करता है। यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कन्नौज ट्रायंगल के बारे में। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने कृष्ण तृतीय एवं नारायण पाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उसे अपनी राजधानी बना ली थी। तो ये पूछा जाता है परीक्षा में कई बार, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके आप लोगों के लिए ले आई थी। वो पूछा जाता है ना त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि कन्नौज को लेकर चल रहा था, किसके किसके बीच में, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल और चंदेल, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ये प्रश्न है। साइड हो जाती हूँ, आराम से देख लीजिए। यह घटना तब होती है जब आपतन कोण एक निश्चित सीमा कोण से बड़ा होता है, जिसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो तब होता है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड अ सर्टेन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। Light rays can be transmitted through long and curved path by undergoing multiple total internal reflection. प्रकाश किरणों का कई पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराकर लंबे एवं घुमावदार रास्तों से पार संचालित की जा सकती है। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की गई है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हम ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्लास। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ऑप्टिकल फाइबर अगर आप देखते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम क्या करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात वहाँ करते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हीरे को अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा, तभी हीरा इतना चमकता है। चलो आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन की बात की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, ध्यान दीजिएगा क्लास, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है उसका प्रयोग हम किस तरीके के पॉल्यूशन को रोकने के लिए करते हैं? तो साउंड पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को या फिर रेडिएशन पॉल्यूशन को। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है इसको इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है। जो चिमनी होती है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ करके जो भी गैस बाहर निकल रही है उसको फिल्टर आउट कर दिया जाता है ताकि पॉल्यूशन कम जनरेट हो। तो ये एयर पॉल्यूशन में इसका प्रयोग किया जाता है। सी आपका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन इकोटोन जोन के उदाहरण है? मैंने आपको पहले भी ये टॉपिक पढ़ाया है, इकोटोन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इकोटोन क्या होता है बताया है ना, एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम। जैसे हम कहें एक तरफ स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, लैंड इकोसिस्टम है, दूसरी तरफ आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र से हम कैसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र से जब जलीय पारिस्थितिक तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो चेंजेस दिखते हैं वो आपका इकोटोन कहलाता है। ठीक है, एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले की क्लासेस देखिए, क्योंकि ये पूरा एक सीक्वेंस में आपको रिवीजन कराया जा रहा है क्लास। अब हर दिन हर टॉपिक को पूरा पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। जो चीज़ें मैं पहले पढ़ाकर आपको समझा चुकी हूँ प्रश्नों के माध्यम से, उसको नेक्स्ट टेस्ट में मैं बस क्वेश्चन के माध्यम से तुरंत समझा दूंगी, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं और जिन्होंने पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले 1 to 29 जो टेस्ट है ना उनको भी एक बार देख लीजिए, ज़रूर स्पीड तेज करके देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हम इन टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे प्रश्नों का लेवल क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं कि नए क्वेश्चन लगाते हैं, सारी चीज़ का आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इकोटोन की बात करते हैं तो ये एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्रासलैंड दिया है, रिवर बैंक दिया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट दिया है, डेजर्ट दिया है, एस्चुरीज दिया है। ठीक है, अब जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो रेगिस्तान एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक एग्जाम्पल है, ये तो एक एग्जाम्पल ही है। तो ये आपका रेगिस्तान इसमें नहीं होगा, 4 को हटाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंग्रोव वंस की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया है जो मैंग्रोव्स होते हैं ना वो कोस्टल तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे बंगाल का सुंदरबन डेल्टा की हम बात करें, वहाँ पर हमें मैंग्रोव्स वन मिलते हैं, जहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं ना वो पानी के ऊपर इस तरीके से दिखती हैं और इन्हीं जड़ों के माध्यम से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं,
ठीक है, ये सांस लेते हैं हम कह सकते हैं। तो मैंग्रोव्स तटीय क्षेत्र में, और जब भी हम कोस्ट की बात करेंगे, हम तट की बात करेंगे, तो ये एक इकोटोन है। क्यों? क्योंकि एक तट पे अगर आप देखेंगे तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में धीमे धीमे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंग्रोव्स आपका होगा। नदी के किनारे, ये भी एक तट हो गया, तो ये भी होगा। मुहाना, नदी का मुहाना, तो ये भी एक तट ही होगा, तो ये भी इकोटोन का एग्जाम्पल होगा। घास के मैदान, घास के मैदान भी आपका क्या होगा, होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 5, ठीक है, 4 को छोड़ के। ठीक है क्लास, अगर डाउट है, नए हो, पहली बार देख रहे हो, इकोटोन नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन पहले के टेस्ट एक बार जरूर देख लीजिए आप लोग, आसान रहेगा तब आपको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्र भारत संघ की तुलना में अधिक व्यापक है। दूसरा है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ है। तो बताइए, आर्टिकल 1 में इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन ग्रुप ऑफ स्टेट, सही बात है, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये सही है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन द यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहां पर आप आंसर देखिएगा क्लास, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म, फेडरल संघीय ढांचा भी है, और हम संघ की भी बात करते हैं, ठीक है, ये पता है ना आपको। संघ की बात हम कब करते हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब भी हम फेडरलिज्म की बात करेंगे, संघवाद की बात करेंगे, मतलब हम शक्ति का पृथक्करण कर रहे हैं, हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करें, किसके किसके मध्य, स्टेट और सेंटर के मध्य, राज्य और केंद्र के मध्य, तब संघीय ढांचा की हम बात करते हैं, ठीक है। और जब हम यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, आपको पता है हमारे भारत में डिफरेंट स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर भी है, स्टेट लिस्ट है ना, तो स्टेट लिस्ट में राज्य अपना लॉ बनाता है, ये चीज है। लेकिन यहाँ पर किसी भी स्टेट को भारत से, सेंटर से अलग होने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब हम यूएसए की बात करते हैं जो कि एक फेडरेशन है, वहाँ से अगर स्टेट चाहें तो अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में अगर हम एमपी कहें, मध्य प्रदेश कहें कि हम भारत का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते हैं, हम अलग स्टेट रहना चाहते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर यूपी कहे कि हम भारत का हिस्सा नहीं, हम अलग रहेंगे, नहीं पॉसिबल है। हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट हैं, भले डिवीजन ऑफ पावर है, संघीय ढांचा है, सब है, लेकिन यूनियन है, अलग नहीं हो सकते भारत से हम लोग, सेंटर से, ये याद रखिएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 20वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। हड़प्पा शहरों की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के नगरों में किलेबंदी, सुनियोजित सड़कें, गलियां और नालियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, हम लोग कहते हैं अर्बन सेटलमेंट था, अर्बनाइजेशन था, नगरीकरण था हड़प्पा, उसमें प्रॉपर नालियां बनी थी, रोड जो थे वो 90 डिग्री पे कट थे, ठीक है, 2 स्टोरीज बिल्डिंग भी थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, सारी सुविधाएं थी, तो सही है। हड़प्पा निर्माण के लिए केवल पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है, ये भी सही है, और ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, पकी हुई ईंट का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही होगा। यहाँ पर सी दिया गया है, इसको काटिए और ए लिखिए, क्योंकि आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हम चांद उदाड़ों की बात किए थे, हम नक्काशीदार ईंटों की, पत्थरों की बात किए थे ना, हमने ईंटों की बात की थी ना, कालीबंगा से, चाहनुदारों से हमें प्राप्त होती है वक्राकार ईंटें, तो यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो ए आपका सही उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के संदर्भ में आपको असत्य युग्म को चुनना है। गोप्ता किसे कहा जाता था, किंग को कहा जाता था वैदिक काल में, बताओ सही है कि गलत। तो ये सही है। दुहिता पुत्री को कहा जाता था, जो गाय का दूध धोती थी उसी को दुहिता कहा जाता था, सही है। कुलिया बड़ी नहर को कहा जाता था, सही है, लेकिन हलवाहा के लिए वाय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसमें क्या बोला गया है, कौन सा आपका फॉल्स है, तो सी वाला जो है वो आपका फॉल्स है। यहाँ पर सी आपका फॉल्स हो जाएगा, याद रखिएगा क्लास।
यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार, जब हम हलवाहा की बात करते हैं, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था वो था किवासा। ठीक है, किवासा शब्द प्रयोग किया गया था, जबकि वाय का मतलब क्या होता था, जुलाहा होता था। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलो 22वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समाजवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बताइए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, राजकाम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार लाना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है क्लास? अगर आप देखें तो हम लोग बात करते हैं ना कि डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ जो प्रिंसिपल है वो गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, विलेज पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब क्या है, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर हम समाजवादी सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो सोशलिस्ट उसमें है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हम लोग सोशलिस्ट अप्रोच में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर अनुच्छेद 42 में देखें तो इसी में मैटरनिटी लीव की बात की जाती है, ये भी समाजवादी विचारधारा है। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में माना जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किसमें बोला गया? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस में, पता है ना? केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था? किसी भी तरीके का संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जो फीचर है हमारे संविधान का, जो मूल ढांचा है, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये बात बोली गई थी। अब ध्यान देना, संविधान की सर्वोच्चता ये है, बिल्कुल सही है। संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, ये सब तो हमारे प्रियम्बल में ही दिया गया है और इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हो सकता है, बेसिक डॉक्ट्राइन कहा जा सकता है। संविधान का संघीय चरित्र, फेडरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे यहाँ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर में ये सब आपके इंक्लूडेड होंगे, लेकिन कभी अगर परीक्षा में आपको दे दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमारे संविधान में की गई है और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, मूल ढांचे को, तो आप कहेंगे नहीं, कहीं पर भी प्रॉपरली मूल ढांचे को डिफाइन नहीं किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग डंकन जल संधि द्वारा एक दूसरे को अलग करता है? तो ये तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, ये याद होगा आप लोगों को। मैंने आपको बताया था जो डंकल पास है वो क्या करता है, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि पेपर में आपके देखा जाता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को, तो आप याद रखिएगा सबसे ऊपर तो नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान के बाद लिटिल अंडमान है। ये याद रखिएगा क्लास। अगर परीक्षा में आपको दे दिया कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, तब साउथ अंडमान, तो दिमाग में रहेगा प्रेशर में कि नॉर्थ और साउथ ऊपर नीचे, हाँ यही सीक्वेंस सही है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। नॉर्थ है, मिडिल है, फिर साउथ है और लास्ट में लिटिल अंडमान है। और लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को डंकन पास अलग करता है। क्लियर? ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ पहले के टेस्ट जरूर देखिए। चलो अगला प्रश्न देख लो, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किन संविधान संशोधन अधिनियमों का संबंध मूल कर्तव्य से है? फंडामेंटल ड्यूटीज से है। तो बताइए किनका किनका है? आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें हमारे मौलिक संविधान में, ठीक है, हमारा जो मूल संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज पहले से नहीं दी गई थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे।
ठीक है, ये याद रखिएगा। उस समय कितनी थी? 10 थी। बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आपका किस लिए किया गया था? एजुकेशन से, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। वो करके मौलिक कर्तव्यों में बोला गया कि जो गार्जियन है और जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी होगी कि उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, ये चीज़ बोली गई थी। तो ये 86 से जोड़ा गया था। तो कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? 1 और 2, 1 और 2। 42 से तो फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया और 86 से एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। चल, ये देखो क्या प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द कमिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड कौन सी कमिटी है? अभी मैंने आपको बताया, स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमने कहां से मौलिक कर्तव्यों को बोरो किया है, कहां से लिया है? तो यूएसएसआर से लिया है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैंने आपको बताया है। पहले 10 थी, जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में। बाद में एक और जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें कि क्या बोला गया है? पेरेंट्स और गार्जियन की ये ड्यूटी रहेगी कि उनके जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, 6 से 14 ईयर्स की, 6 से 14 साल के, उनको स्कूल भेजना किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स और गार्जियन की, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। 26वां प्रश्न देखो क्या दिया गया है यहाँ पर क्लास। यहाँ पर दिया गया है औषधि और वनस्पति स्रोतों को आपको मैच करना है, ठीक है। एट्रोपाइन की हम बात करेंगे तो एट्रोपाइन हमें किससे मिलता है? बेलाडोना से मिलता है। ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड सी में दिया गया है खाली। पेपेन तो आपको क्लियर है कि ये किससे रिलेटेड होगा? पपीता से, तो बी का थर्ड। मेंथॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें मेंथा से मिलता है, नाम से ही क्लियर है। और सिंकोना की बात करेंगे तो कुनैन से। तो सही उत्तर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े। 27वां प्रश्न देखिए, इसको मृदा नहीं, इसको मृदा करिए। मृदा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन, ठंडी जलवायु में ह्यूमस जमा हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है। मिट्टी के निर्माण में मूल सामग्री एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। खड़ी ढलानों पर मिट्टी पतली और समतल ऊपरी क्षेत्रों में मोटी होगी। वर्षा को नमी प्रदान करती है, वर्षा मिट्टी को नमी प्रदान करती है जो कि रासायनिक और जैविक गतिविधियों को संभव बनाती है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। इन कोल्ड क्लाइमेट ह्यूमस एक्यूमुलेट एज अ बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो, ये तो बिल्कुल सही है। अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो होगा ठंडे उसमें, ठीक है। फिर द पेरेंट मटेरियल इज पैसिव कंट्रोलिंग द फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल ऑन अ स्टीप स्लोप इज थिन व्हाइल इट इज थिक इन अ फ्लैट अपलैंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। फ्लैट में आपका सॉइल जो है स्लिप नहीं करेगा जिसकी वजह से मोटी परत आपको मिलेगी। अगर ढलान होगा तो सॉइल आपका फिसलेगा जिसकी वजह से परत पतली होगी। रेनफॉल प्रोवाइड मॉइस्चर टू द सॉइल इनेबलिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। मुझे तो लग रहा है ये सारा सही है, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चल आगे बढ़े। 28वां प्रश्न, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा नहीं, अबुल फजल के द्वारा नहीं, अमीर खुसरो द्वारा नहीं, अल बर्नी द्वारा लिखी गई है किताबुल हिंद, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलवार के संबंध में पूछा गया है। वे भगवान शिव व उनके अवतारों के उपासक थे। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता था जो वेदों के तुल्य माना जाता था। मध्ययुगीन काल में कोई महिला अलवार संत नहीं थी। बताइए क्या सही उत्तर होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम अलवार संतों की बात करते हैं तो ये विष्णु उपासक थे, ना कि शिव उपासक थे। तो ये तो आपका कट जाएगा, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, तो खाली 2 आपका आंसर सही होगा। लेकिन हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिव्य प्रबंध जो है उसको हम लोग वेदों के तुल्य महत्व देते हैं, ये सही है। अलवार संत में कोई भी महिला नहीं थी, ये गलत है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है।
जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो अंडाल जो थी वो अकेली अलवार संत थी, जो कि एक महिला थी। ये याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में कभी आपसे पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की गई है, जिसमें गांधी जी ने क्या नारा दिया था? डू और डाई, करो या मरो का नारा आ गया था। विद्रोहियों ने बॉम्बे से एक गुप्त रेडियो प्रसारण प्रणाली स्थापित की थी। अरुणा आसफ अली के द्वारा गुप्त रेडियो संचालन किया जा रहा था। तो यहाँ पे उषा मेहता थी, अरुणा आसफ अली नहीं थी। ये आपका गलत है, ठीक है। याद रखिएगा, जो रेडियो वाला आपका था इसमें कौन थी? उषा मेहता थी, ना कि अरुणा आसफ अली थी। ये याद रखिएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन एक अन्य प्रमुख विशेषता, विद्रोहियों द्वारा रेडियो स्टार्ट किया गया था, ये सही है। गुप्त रेडियो संचालन के पीछे उषा मेहता थी, ठीक है, ना कि अरुणा आसफ अली। और ये बॉम्बे से एक गुप्त रेडियो प्रसारण प्रणाली स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट में एकमात्र ऐसे कौन थे जिनको की फांसी दी गई थी? तो कौशल कोंकर का नाम दिया गया है, पोटी श्रीराम मल्लू, सेनापति बापती, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी। तो यहाँ पर कौशल कोंवर जो थे वो स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के एकमात्र शहीद थे जिनको की फांसी दी गई थी। याद रखिएगा कौशल कोंवर का नाम। तो चलिए क्लास, अब आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है और आप सभी को हैप्पी होली, ठीक है। खूब अच्छे से होली खेलिएगा आप लोग, खूब रंग बिरंगी होली खेलिएगा, खूब ढेर सारे रंगों का प्रयोग करके। हैप्पी होली क्लास, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। खूब अच्छे से होली खेलिएगा, एंजॉय करिएगा इस फेस्टिवल को, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट है यही आपके लिए एक प्रेजेंट भी है। बोला जाता है ना, जो हमारा वर्तमान है वही हमारे लिए एक उपहार है। तो उस उपहार को स्वीकार करिए और अपने जीवन में खुश रहिए, सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन को भरिए क्लास। खूब पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अच्छे से गुलाल से रंग से खेलिएगा होली, ठीक है। और कोई भी अपशब्दों का प्रयोग मत करिएगा, किसी को भी गलत शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, किसी के प्रति भी, चाहे आपका दुश्मन भी हो, गलत शब्द किसी के प्रति नहीं बोलने चाहिए। बोला जाता है ना, तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा गलत शब्द किसी को। और खूब अच्छे से एकदम फ्रेंडली होली खेलिए, खूब गुलाल से खेलिए, खूब अच्छे से इस फेस्टिवल को एंजॉय करिए। मेरी तरफ से, पूरे डिकोड एग्जाम की तरफ से हैप्पी होली। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आने वाला साल आप लोगों की होली जब आएगी आने वाले साल में, मतलब 2026 में, तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका हो, यही आशा करती हूँ। हैप्पी होली टू ऑल, खूब एंजॉय करिएगा, हैव अ सेफ होली, लेकिन रंग बिरंगी होली खेलिएगा। सेफ होली का मतलब ये नहीं कि कमरे में बैठ जाइएगा, रंगों का प्रयोग करिएगा, गुलाल भली होली खेलिएगा रंग बिरंगे रंगों से। तो हैप्पी होली। थैंक यू क्लास।